हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। बहुत बोर्ड एग्जाम्स करीब नज़दीक पहुंचने ही वाला है। दिसंबर का महीना आपका एंड हो चुका है, जनवरी स्टार्ट होने वाला है। जनवरी एंड फरवरी से आपके बोर्ड के एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, अगर हम बात करें तो मोटा मोटा आपके पास 45 डेज है बेटा, है ना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया ना, तो 45 डेज में अपनी जी जान लगा दो। क्या करना है इस 45 डेज के अंदर? तो इस 45 डेज के अंदर ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर लो। ये जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया था, ठीक, ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। फिजिक्स में से कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक, ये 50 क्वेश्चन सबसे पहले रट लो। अगर इस 50 क्वेश्चंस को अगर आप लोगों ने रट लिया, अच्छे तरीके से समझ लिए, याद कर लिए, जैसे आप कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा रट लो, नहीं समझ में आ रहा रट लो, रटो, प्रैक्टिस करो, जैसे कर सकते हो वैसे कर लो। 50 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया, डेफिनेटली 50 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 50 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। ठीक, 50 मार्क्स आ ही जाएंगे 70 में से। किसकी बात कर रहा हूं? 70 में से बात कर रहा हूं मैं। 70 में से 50 मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा 100 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है। 100 न्यूमेरिकल्स की सीरीज हमने स्टार्ट किया है। ठीक, इसको भी देख लो। पहले ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एंड देन उसके बाद 100 इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स की सीरीज है इसको भी आप लोग ज्वाइन करो और इसके सारे वीडियोस को देखो, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अगर इतना अगर कर लेते ना 100 न्यूमेरिकल्स एंड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेटा 70 में से 65 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने 100 न्यूमेरिकल्स और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, मेरी गारंटी है इससे बाहर पेपर में आना ही नहीं है। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, यही आएंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशंस का पार्ट 7 है बेटा, ये पार्ट 7 है। ऑलरेडी इसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं चैनल के अंदर। आप जाएंगे, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज मिल जाएगा, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी आपको सीरीज मिल जाएगा, उसके वीडियोस मिल जाएंगे 6 पार्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या होने वाला आज के सेशंस का। पहला क्वेश्चंस क्या होने वाला है? तो सबसे पहला क्वेश्चंस यहाँ पे होने वाला, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। अगर आप देखेंगे बेटा क्वेश्चंस 2016 में आया है, 2017 में आया है, 2018 में आया है, 2019 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। ठीक, देखो कितने सालों से क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा है। 20 और 21 में नहीं आया बीच में, नहीं तो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस हर साल जो है रिपीट हो रहा है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। कितने मार्क्स का है भाई? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे, अगर बोर्ड एग्जाम्स में आता है, डेफिनेटली आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। कितना करना है, कितना लिखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कितना करना है, कितना लिखना है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन में। इसके अलावा और क्या करने वाले हैं आज के सेशंस में बता दूं आपको। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कार्यफलन से क्या समझते हैं? दहलीय आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? इसकी महत्वता बताइए। ठीक है, और इसके अलावा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, इसके अलावा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। नियम के बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे। और कौन से क्वेश्चंस हैं? द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। ठीक, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र लिखना है। क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। इसके अलावा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना कीजिए। देखो ये क्वेश्चंस भी 14, 16, 17, 18, 19, 20 में क्वेश्चंस आया हुआ है। पिछले 2-3 साल से रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली इसके चांसेस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में आने के, है ना, क्योंकि कुछ सालों से क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब 2025 में इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। 101% की प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो आज के सेशंस में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज के सेशंस में डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते सेशंस को। देखो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या आपको करना है। यहां पे क्या लिखना है? विवर्तन को आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है कि विवर्तन है क्या बेटा, सिंपली, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे विवर्तन। कितना लिखना है 5 नंबर में, मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा डायग्राम बनेगा वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ठीक है,
विवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो विवर्तन क्या है? विवर्तन बेसिकली प्रकाश का किसी भी अपारदर्शी वस्तु के किनारे से या किसी होल के या किसी छिद्र के कॉर्नर से बेंड होने की जो फिनोमेना है, इसको हम बोलते हैं विवर्तन। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिफ्रैक्शंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको? डिफ्रैक्शंस। तो विवर्तन क्या है? विवर्तन सिंपल है, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से या किसी छिद्र के किनारों से मुड़ने की घटना को, या किनारों से मुड़कर उसके ज्यामितीय छाया वाले भाग में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। सिंपल से आपको यहां पे डेफिनेशन लिखना, प्रकाश का किसी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से या किसी छिद्र के किनारों से मुड़कर उसके ज्यामितीय छाया वाले क्षेत्र में प्रवेश करने की जो घटना है, इस घटना को सिंपली हम क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पे विवर्तन के लिए एक शर्त यहाँ होती है कि जो वस्तु की जो साइज है, जो उसका आकार है, या छिद्र का जो आकार है, वो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के ऑर्डर में होना चाहिए, उसके कोटि में होना चाहिए। ठीक। मतलब अगर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्यादा है तो वस्तु की साइज बड़ी हो सकती है, अगर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अगर कम है, छोटा है, तो उस केस में छिद्र या उस अपारदर्शी वस्तु की जो आकार है वो छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। एक पॉइंट आप यहां पे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अपारदर्शी वस्तु या छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक। तो ये पॉइंट आप यहां पे ये लिख देंगे कि अपारदर्शी वस्तु या छिद्र का जो आकार है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक। तो ये तो हो गया एक नंबर का आपका विवर्तन के डेफिनेशंस की, विवर्तन को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आ जाता है एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ठीक। तो नाउ एकल झिर्री एक्सपेरिमेंट जो है इसको आपको एक्सप्लेन करना है, एकल झिर्री प्रयोग। ठीक। तो नेक्स्ट यहां पे हेडिंग डाल देंगे एकल झिर्री प्रयोग। एकल झिर्री प्रयोग। ठीक। देखो एकल झिर्री प्रयोग क्या है भाई? एकल झिर्री प्रयोग, ठीक, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो एक सिंगल स्लिट से अगर लाइट पास होता है, किससे पास करते हैं? एक सिंगल स्लिट से पास करते हैं लाइट को। जैसे ठीक, ये हमारे पास एक एकल झिर्री है।
ये एक स्लिट है, इससे कुछ डिस्टेंस पर हमने क्या रख दिया, एक स्क्रीन लगा दिया। क्या कर दिया भाई, एक स्क्रीन लगा दिया। देखो ये इसका क्या हो गया, मान लो एक्सेस हो गया, और यहां पे कोई सोर्स है, कोई स्रोत है, यहां पे क्या भाई, कोई स्रोत है, दैट इज एस। ठीक, अब इस एस स्रोत से एक लाइट यहां पे इंसिडेंट होता है, एक स्फेरिकल वेवफ्रंट इंसिडेंट होता है, और उस स्फेरिकल वेवफ्रंट को प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे, एक लेंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एक लेंस यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ अगर यहां से प्रकाश की किरण इस लेंस पर आपतित होता है, यहां से प्रकाश की किरण किस पे आपतित होता है भाई, इस लेंस पर आपतित होता है, तो लेंस क्या करेगा, इसको पैरेलली इंसिडेंट कर देगा, किस पे, इस स्लिट पर। ये जो है वो क्या होगा, इस पैरेलली इस स्लिट पे इंसिडेंट होगा। मींस यहां पे जो सोर्स है, इस सोर्स ने एक स्फेरिकल वेवफ्रंट एमिट किया। कैसा भाई, एक स्फेरिकल वेवफ्रंट इसने एमिट किया, और इस स्फेरिकल वेवफ्रंट को इस लेंस ने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट कर दिया। तो एक प्लेन वेवफ्रंट जो है वो स्लिट पर इंसिडेंट हुआ। ठीक है, अब देखो विवर्तन में क्या होता है, विवर्तन कि इस स्लिट के डिफरेंट पार्ट्स से जब लाइट एमिट होता है, जब इस स्लिट को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट भागों में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो जब छोटे छोटे भागों में इसको तोड़ेंगे तो एक एक भाग से जो लाइट एमिट होगा, और वो लाइट जब इस मीडियम के अंदर क्या करेंगे, सुपरपोज करेंगे, जब एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होंगे, तो उनके अध्यारोपण की वजह से क्या होगा, यहां पे कुछ बिंदु पर ये तरंगे समान कला में मिलेंगे, तो कुछ बिंदु पर ये विपरीत कला में मिलेंगे। जब ये समान कला में मिलेंगे तो उस बिंदु पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, ज्यादा हो जाएगा तीव्रता, और जहां पे ये विपरीत कला में मिलते हैं वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वहां पे इंटेंसिटी आपका कम हो जाएगा। तो वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे एक डार्क फ्रिंज मिलेगा आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक स्क्रीन लगा हुआ है, इस स्क्रीन को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस के जैसे ही क्या बनते हैं, पैटर्न बनते हैं। बट इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होता है, सेंट्रल वाला जो फ्रिंज बनता है वो बहुत ज्यादा ब्राइट बनता है, और उसके अलावा जब धीरे धीरे आप इस सेंटर से ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। जैसे आप एंड पे चले जाओगे तो एंड पे जाके इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो सेंटर से जब अवे आप जाओगे, आइदर आप लेफ्ट में जा रहे हो या राइट में जा रहे हो या अप या डाउन किसी भी साइड में मूव कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी आपका रिड्यूस होगा। क्या होगा, इंटेंसिटी रिड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक, चलिए बात करते हैं हम। अब मान लेते हैं यहां के लाइट यहां से एमिट हुआ, लाइट कहां से एमिट हुआ, यहां से एमिट हुआ, और मान लेते हैं ये लाइट जो है आके वो इस यहां पे एक बिंदु P है, मान लेते हैं इस बिंदु P पर आकर ये सब मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं ये इस बिंदु P पर आकर यहां पे ये मिलते हैं। ये बिंदु हमारा P है, क्या भाई, P है। ठीक, तो देखो यहां पे इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक, और यहां से एक लंब डाल देते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, यहां से एक लंब डाल देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा एक लंब डाल गया, हमने एक लंब डाल दिया। ठीक, मान लेते हैं ये वाला जो कोण है ना, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा भाई, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये स्लिट हो गया हमारा ए बी, स्लिट हो गया भाई ए बी स्लिट है। अब इस बिंदु P पर आपको एक दीप्त फ्रिंज बनेगा या अदीप्त फ्रिंज बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों तरंगों के बीच का पथांतर कितना है। यहां से दो तरंगे जो निकल के जा रहे हैं और उस बिंदु P पर मिल रहे हैं, तो इस बिंदु P पर जब तरंगे मिलेंगे तो उनके बीच पथांतर क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि दीप्त फ्रिंज बनेगा या अदीप्त। अब देखो, अगर 0 डिग्री एंगल पर अगर यहां पे रेस क्या होते हैं, 0 डिग्री एंगल पर अगर ये रेस इस बिंदु P0 पर आकर यहां पर अध्यारोपित होते हैं, तो इस P0 बिंदु पर क्या बनेगा, एक केंद्रीय उच्चिष्ट बनेगा, क्योंकि यहां से जो भी किरणें आएंगी सीधे आएंगी और इस बिंदु P पर मिलेंगे, तो यहां पे इस बिंदु P पर सभी किरणें समान कला में मिलेंगे।
किस में मिलेंगे भाई? समान कला में। और क्योंकि ये समान कला में मिलते हैं बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर क्या बनेगा? एक उच्चिष्ट बनेगा, जिसको हम बोलेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बनेंगे? केंद्रीय उच्चिष्ट। फिर इस केंद्रीय उच्चिष्ट से ऊपर चले जाओ या इस केंद्रीय उच्चिष्ट से नीचे चले जाओ तो आपको क्या मिलेंगे? कम तीव्रता वाले कुछ फ्रिंजेस मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे गौण उच्चिष्ट, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या बोला जाएगा भाई? सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक, कि जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश तरंगे, ऐसे लिखो, जब प्रकाश तरंगे थीटा इज इक्वल टू 0 कोण पर बिंदु P0 पर मिलते हैं तो P0 पर सभी तरंगे समान कला में मिलते हैं, समान कला में मिलते हैं, जिसके अध्यारोपण से मिलते हैं, जिसके अध्यारोपण से बिंदु P पर या P0 पर एक केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है। केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है जिसके दोनों ओर कम तीव्रता की कुछ और उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, कुछ और उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जिसे या जिन्हें गौण उच्चिष्ट कहा जाता है। उच्चिष्ट कहा जाता है, ठीक। और इस प्रकार प्राप्त प्रारूप को हम विवर्तन प्रारूप कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त प्रारूप को विवर्तन प्रारूप कहते हैं। प्रारूप कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हो गया विवर्तन प्रारूप के बारे में, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि व्याख्या करना है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमने एक सिंगल स्लिट कंसीडर किया बेटा, ये जो सिंगल स्लिट हमने लिया है AB, तो इसकी चौड़ाई मान लेते हैं कितना? D। माना स्लिट की चौड़ाई, स्लिट की चौड़ाई D इज इक्वल टू दैट इज E, सॉरी चौड़ाई जो है AB, इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? इसको हम D कंसीडर कर लेते हैं। तो स्लिट की जो चौड़ाई है वो हमारा D हो जाएगा, या E कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, D भी ले सकते हैं, E भी ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। देखो, अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो इस वाले त्रिभुज में इसको N नाम दे दो, जहाँ पे आपने लंब डाला है, यहाँ पे इस पॉइंट को कंसीडर कर लो N। तो यहाँ पे ले लो त्रिभुज ABN में, किसमें? त्रिभुज ABN में। देखो, इस वाले त्रिभुज में अगर हम साइन थीटा यूज करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा आपका BN बटा कर्ण हो जाएगा आपका AB। तो यहाँ से आपका जो BN इज इक्वल टू दैट इज AB साइन थीटा, और AB आपका है D, तो ये जाएगा D साइन थीटा। क्या जाएगा?
तो बी एन इज इक्वल टू जाएगा डी साइन थीटा। देखो अब इस बिंदु P पर क्या बनेगा, उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट बनेगा, मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा, उसके लिए कंडीशंस क्या है, तो उसके लिए कंडीशंस हैं। तो सबसे पहला कंडीशंस यहाँ पे आ जाता है किसके लिए, उच्चिष्ट के लिए, है ना, उच्चिष्ट, गौण उच्चिष्ट, क्या बोलेंगे इसको हम, गौण सेकेंडरी मैक्सिमा, हिंदी में इसको बोला जाता है गौण उच्चिष्ट। तो गौण उच्चिष्ट के लिए, गौण उच्चिष्ट के लिए, ठीक, गौण उच्चिष्ट के लिए, ठीक, पथांतर जो है, पथांतर जो है बेटा ये होना चाहिए 2n+1 λ/2। क्या होना चाहिए, 2n+1 λ/2। ये कंडीशंस होता है किसके लिए, ये गौण उच्चिष्ट के लिए, कि गौण उच्चिष्ट कहां पर बनेगा, किस कंडीशन में बनेगा, तो उसके लिए पथांतर का कंडीशंस आता है कि 2n+1 λ/2 होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा पथांतर यहां से हो गया bn इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो यहां से आपका जाएगा bn, हमारा ये भी पथांतर है, तो यहां पे लिख दीजिएगा पथांतर। देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये पथांतर है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है इस वाले वेव ने, तो ये पथ का अंतर हो गया जिसको हम पथांतर बोलते हैं। तो bn इज इक्वल टू डी साइन थीटा, तो यहां से उठा के वैल्यू रख दीजिएगा। इसीलिए डी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2n+1 λ/2। तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी, इसके डिवाइड में चला जाएगा बेटा, तो 2n+1 λ/2d, λ/2d। अब यहां पे कंडीशंस यूज कर लेते हैं कि थीटा बहुत छोटा है, क्या है, थीटा बहुत छोटा है, इसलिए हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को अगर थीटा लिखते हैं तो बेटा यहाँ पे थीटा हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 λ/2d। तो ये बन गया हमारा गौण, या ऐसे लिखो इसको, nth गौण की, गौण उच्चिष्ट की कोणीय स्थिति, क्या ये इसकी कोणीय स्थिति है। ठीक, तो nth गौण कोणीय उच्चिष्ट की जो कोणीय स्थिति है ये आपका जो थीटा n, तो थीटा n इज इक्वल टू 2n+1 और λ/2d, तो ये हमारा जाएगा थीटा n, क्या जाएगा बेटा, थीटा n। ठीक, अब निकालते हैं निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति, क्या निकालते हैं भाई, निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति। ठीक, तो सेकंड केस में लिखिएगा निम्निष्ठ, दैट इज कॉल्ड मिनिमा, क्या बोलते हैं हम, मिनिमा की स्थिति। देखो मिनिमा की स्थिति की अगर हम बात करें तो मिनिमा के लिए कंडीशंस क्या वो आपको पता होना चाहिए। तो मिनिमा के लिए कंडीशंस क्या होता है, तो निम्निष्ठ के लिए कंडीशंस होता है, निम्निष्ठ के लिए कंडीशंस होता है बेटा कि पथांतर जो है ये n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए भाई, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ये उल्टा होता है, जस्ट विवर्तन का जो कंडीशंस होता है वो इंटरफ्रेंस से, मतलब क्या कहते हैं उसको, व्यतिकरण से उल्टा होता है, इंटरफ्रेंस ये अपोजिट होता है। तो निम्निष्ठ के लिए कंडीशन है कि जब पथांतर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। अगर इसको n लैम्डा के बराबर रख देते हैं तो d साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द n लैम्डा। तो यहां से साइन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू n λ/d, क्या लिखेंगे, n λ/d लिखा जाएगा। ठीक, तो यहां से ये थीटा n हो जाएगा, थीटा n दैट इज n λ/d। ठीक, तो ये nth निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति है, ये क्या है भाई, nth निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति है, दैट इज n λ/d। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अब केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। ठीक, देखिए अब जब आप पैटर्न बनाएंगे ना, किसका, इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाएंगे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाएंगे आप, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनाएंगे भाई, पैटर्न बनाएंगे आप।
ठीक, तो पैटर्न कैसा बनेगा? ठीक, देखो जो गौण उच्चिष्ट होंगे ना, गौण उच्चिष्ट की इंटेंसिटी कम है, गौण उच्चिष्ट की इंटेंसिटी क्या भाई, कम है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, इस तरीके से। तो सेंट्रल जो फ्रिंजेस बनेंगे, सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ बहुत ज्यादा होगी और इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। एंड देन धीरे धीरे जैसे लेफ्ट या राइट की तरफ अब मूव करेंगे, इंटेंसिटी का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? कम हो, पहले ब्राइटनेस ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर धीरे धीरे, और एंड पे जाते जाते क्या हो जाएगा आपका, पूरी तरीके से ये विलुप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है किसके लिए, विवर्तन प्रारूप के लिए, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक, ये हो गया हमारा, दैट इज द आई, और ये जो एक्सिस है दैट इज द एक्स पोजीशन ले लो आप या कुछ भी ले लो। ठीक, नाउ अब यहां पे हम बात करते हैं जो केंद्रीय उच्चिष्ट है, इस केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की बात करते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक स्लिट है, ये हमारा स्लिट है, क्या भाई, स्लिट हो गया ये। ठीक, यहां पे ये जो पॉइंट है बेटा, यहां पे इंटेंसिटी 0 है, यहां पे भी इंटेंसिटी 0 है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मिनिमा, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट मिनिमा। ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, दैट इज द फर्स्ट मिनिमा, क्या बोलते हैं हम इसको, फर्स्ट मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट मिनिमाज है ये इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो देखो यहां पे ये एंगल सबटेंड कर रही है, ये कोण अंतरित कर रहा है इसके सेंटर पे, है ना। तो ये जो कोण है, ये जो टोटल कोण है, इस टोटल कोण को ही हम सिंपली क्या बोलेंगे, दैट इज द एंगुलर विड्थ, मतलब कोणीय चौड़ाई किसकी, सेंट्रल उच्चिष्ट की, केंद्रीय उच्चिष्ट की। जो केंद्रीय उच्चिष्ट आपका यहाँ पे बना हुआ है, उस केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण आपका, ये θ1 हो जाएगा फर्स्ट, ये θ1 हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है। किसकी पोजीशन? फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन। और फर्स्ट मिनिमा की जो पोजीशन है दैट इज θn, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये θ1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, θ1। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। देखो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई को किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, तो केंद्रीय उच्चिष्ट, देखो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं यहां पे, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों द्वारा, दोनों ओर के, ऐसे दोनों ओर के प्रथम निम्निष्ठों द्वारा स्लिट पर आंतरिक कोण को केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं, की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो कितना हो जाएगा कोणीय चौड़ाई यहां पे, तो कोणीय चौड़ाई हो जाएगा बेटा यहां पे, कोणीय चौड़ाई, इसको किससे रिप्रेजेंट, θ0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, θ0 से। तो θ0 इज इक्वल टू दैट इज θ1 प्लस θ1, क्या जाए, θ1 प्लस θ1, ये वाला कोण θ1, ये θ1, तो दोनों को क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो θ1 प्लस θ1, तो ये आपका जाए 2θ1, तो θ0 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द 2θ1,
तो हमने कहा 2 थीटा 1 दैट इज n लैम्डा डिवाइड बाई डी, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा 1 रख देंगे, तो ये पे 2 लैम्डा बाय डी हो जाएगा, दैट इज द थीटा नॉट। क्या जाएगा ये हमारा जगह थीटा नॉट। क्लियर है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। अच्छा इसका रेखीय चौड़ाई क्या होगा? तो रेखीय चौड़ाई हो जाएगा आपका, रेखीय चौड़ाई हो जाएगा बेटा बीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा नॉट से, तो बीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट की हम कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे कैपिटल डी क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। जो आपका स्लिट है, स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो डिस्टेंस हमारा है दैट इज द कैपिटल डी, स्लिट स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। तो थीटा नॉट के हम डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? रेखीय चौड़ाई निकल के आ जाएगा यहाँ से। रेखीय चौड़ाई का मतलब ये कितना चौड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना चौड़ा है, इसको हम बोलेंगे रेखीय चौड़ाई, दैट इज द बीटा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। तो थीटा नॉट की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो बीटा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दैट इज द बीटा नॉट। ठीक है? क्या जाएगा भाई? बीटा नॉट। नेक्स्ट यहां पे हम डिफाइन करते हैं जो गौण उच्चिष्ट है, गौण उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो नेक्स्ट गौण उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, देखो गौण उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कैसे निकालेंगे? तो कर्मागत दो निम्निष्ठों के बीच की जो कोणीय दूरी होंगी उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? गौण उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख देता हूं मैं, डेफिनेशंस लिख देता हूं भाई। दो कर्मागत निम्निष्ठों के बीच का कोण, के बीच का कोण गौण उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाता है। कोणीय चौड़ाई कहलाता है। ठीक हो गया? तो दो कर्मागत निम्निष्ठों के बीच का जो कोण है, जो बीच का जो कोण है उसी कोण को क्या बोलते हैं? गौण उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। दो कर्मागत, एक थीटा ले लेते, एक थीटा प्लस 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा n। मतलब n प्लस 1 जो निम्निष्ठ है वो कितना कोण अंतरित कर रहा है, उसमें से हम क्या करेंगे? nth निम्निष्ठ की जो कोणीय स्थिति है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है? अच्छा थीटा n प्लस 1 क्या जाएगा बेटा? n प्लस 1 लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी। देखो थीटा n वाले फॉर्मूले में क्या कर देंगे आप? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थीटा n निम्निष्ठ की जो कोणीय स्थिति है उसका फॉर्मूला है थीटा n इज इक्वल टू दैट इज n लैम्डा बाई डी। तो n का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे क्या? n का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, n प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम n प्लस 1 रखेंगे, n प्लस 1 लैम्डा बाई डी माइनस n लैम्डा बाई डी। तो अगर हम यहाँ से लैम्डा बाई डी की अगर हम बात करें, कॉमन ले लेंगे, तो ये n प्लस 1 माइनस का n हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो सॉरी लैम्डा बाई डी आ जाएगा यहाँ से। क्या जाएगा? ये लैम्डा बाई डी, दैट इज दी थीटा। थीटा और थीटा नॉट में अगर हम रिलेशंस निकालते देखो थीटा नॉट कितना है? 2 लैम्डा बाई डी है, ये लैम्डा बाई डी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः जो थीटा नॉट है दैट इज 2 थीटा, 2 थीटा। नाउ अगर हम रेखीय चौड़ाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रेखीय चौड़ाई की बात करते हैं। तो रेखीय चौड़ाई हो जाएगा बेटा बीटा, दैट इज थीटा इंटू डी। बीटा निकालने के लिए जो थीटा है, जो कोणीय स्थिति है, इस कोणीय स्थिति के हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो थीटा इंटू डी, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा आपका जो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, दैट इज दी बीटा। ठीक, तो जो गौण उच्चिष्ट है, गौण उच्चिष्ट की जो रेखीय चौड़ाई है वो आपका जो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और केंद्रीय उच्चिष्ट की जो रेखीय चौड़ाई है ये बीटा नॉट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय
स्मॉल डी। तो अगर हम इन दोनों में रिलेशंस निकालें, इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन में अगर रिलेशंस की बात करें तो लिख सकते हैं कि अतः बीटा नॉट, अतः बीटा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा। मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट जो है वो गौण उच्चिष्ट से 2 गुना चौड़ा होता है, मतलब वो बड़ा बनता है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट जो है वो बड़ा बनेगा और गौण उच्चिष्ट जो है वो छोटा बनता है, उसकी चौड़ाई कम होती है। क्लियर है? तो केंद्रीय उच्चिष्ट की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, उसकी विड्थ भी ज़्यादा होती है, और गौण उच्चिष्ट की इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होता चला जाता है बेटा, कम होता चला जाता है जब हम सेंटर से मूव ऑफ करेंगे। पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए कि क्यों इंटेंसिटी कम होता है, क्या रीज़न है, तो उसके लिए आप वन शॉट वीडियो को देख सकते हैं। हमने वन शॉट वीडियो अपलोड किया है वेव ऑप्टिक्स का, तो वेव ऑप्टिक्स के वन शॉट वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा बेटा एक बार। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ तक आपको लिखना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स के लायक आपको जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना है। तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बाकी अगर बुक में देखेंगे तो बुक में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन उसके अंदर दे रखा है इसका, बट एग्जाम में आपको इतना ही लिख के आना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, यहां पे आपको कार्यफलन को डिफाइन करना है। 2018, 19, 20 और 24 में आपका ये क्वेश्चन से रिपीट हुआ है। 19 में भी आया, 18 में भी आया, 20 में भी आया और 24 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कार्यफलन की। कार्यफलन क्या है? कार्यफलन क्या होता है? देखो वर्क फंक्शन जो होता है ये होता है ये मिनिमम एनर्जी। जैसे अगर किसी मेटल के सरफेस पे, ये मेटल सरफेस है, इस पर रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, ठीक, और रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो यहाँ से मेटल सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है उस पोटेंशियल बैरियर को क्या कर सके, वो ब्रेक कर सके, उसको तोड़ सके। तो यहाँ से किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को उत्सर्जित कराने के लिए हमें एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं, उसी को कार्यफलन बोला जाता है, वर्क फंक्शन उसको बोला जाता है। तो क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन कि किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता है, एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को ही, न्यूनतम ऊर्जा को ही कार्य फलन कहते हैं। ठीक, ये जो मिनिमम एनर्जी है, इसी मिनिमम एनर्जी को हम सिंपली क्या बोलते हैं, कार्यफलन बोलते हैं, वर्क फंक्शन हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वर्क फंक्शन बोला जाता है। ठीक, चलिए नीचे लिख दिया मैंने गलती से। कार्यफलन बराबर होता सूत्र है, कार्यफलन इसको फाई या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई या डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है बेटा एच न्यू नॉट। क्या होता है, एच न्यू नॉट, जहां पे न्यू नॉट जो है वो दहली आवृत्ति है। न्यू नॉट क्या है भाई, ये दहली आवृत्ति है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या भाई, ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और h हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 6.6 क्या था, 6 h इज इक्वल टू क्या था बेटा, h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है।
6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्वता है। दहली आवृत्ति की बात अगर हम करें तो दहली आवृत्ति क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है उसको समझाना है और इसकी महत्वता को भी समझाना है कि इसकी महत्व क्या है। देखो क्वेश्चन 2014 में, 18 में, 17 में, 20 में और 19 में क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है डिफरेंट फॉर्म्स में और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन ये पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे दहली आवृत्ति की डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? दहली आवृत्ति की परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे। सिंपल और आसान भाषा में यहाँ पे लिख देता हूं, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे डेफिनेशंस लिख देता हूं मैं। ठीक, क्या है दहली आवृत्ति? वह न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति पर आवृत्ति के प्रकाश या जिससे अधिक आवृत्ति पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसी घटना संभव है या प्रकाश वैद्युत प्रभाव संभव है और इससे कम आवृत्ति और इससे कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव संभव नहीं है। इस न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दहली आवृत्ति कहते हैं। इसको न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का अगर प्रकाश डालेंगे किसी भी मेटल सरफेस पे तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इजेक्ट करेगा। अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश मेटल सरफेस पे आपतित करेंगे तो वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना शो नहीं करेगा, वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स आपके उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड दहली आवृत्ति। ठीक हो गया? क्लियर है? तो ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया शायद। अच्छा, इसकी महत्वता को भी लिखना है। देखो इसकी महत्वता, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस आपको लिखना है ना। महत्वता लिखना है, महत्व क्या है इसका। तो देखो इसकी महत्वता ये है, महत्व दहली आवृत्ति से कम। यस, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का क्या अर्थ है ये आपको समझाना है। क्वेश्चन 2016 में आया, 18 में, 20 और
23 में जो है क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है क्या बेसिकली, तो जब धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का विकिरण, उचित आवृत्ति का मतलब यहाँ पे होगा दहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश या विकिरण डाला जाता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन, तथा ये जो घटना है इस घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है यहाँ पे हम कहते हैं। ठीक, तो ये इसके डेफिनेशंस होगा, याद करिएगा। एक नंबर में क्वेश्चंस डेफिनेशंस पूछ लिया जाता है, तो 1 मार्क्स में ये डेफिनेशंस इतना ही आपको क्या करना है बेटा, लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। यहाँ पे नियम लिखना है। क्वेश्चंस आपके 2015, 17, 18, 19 और 22 में ये क्वेश्चन जो है बेटा रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चंस आपका आया हुआ है 3 मार्क्स में। कितने मार्क्स में क्वेश्चंस आया हुआ है? 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। देखिए अगर हम इसके नियमों की बात करते हैं तो पहला नियम क्या है? पहला जो लॉज है ये आपका है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन दर आपतित फोटॉन की तीव्रता पर निर्भर करता है, या तीव्रता के समानुपाती ऐसे लिख देते हो, डायरेक्टली रिलेशन लिख देते हैं। फोटोनों की तीव्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, पहला लॉ कि जो फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन दर है, या फोटो करंट की हम बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? फोटो करंट की बात कर सकते हैं। वो बेसिकली फोटोन या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा इंटेंसिटी के लाइट्स इंसिडेंट करोगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मेटल सरफेस से उत्सर्जित होंगे। या हम फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन दर है इसको हम फोटो करंट भी बोलते हैं। तो फोटो जो धारा है बेटा, ये बेसिकली रिलेशन और तीव्रता के साथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो क्या लिखेंगे? जो फोटो धारा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मींस इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो फोटो करंट का वैल्यू जो है वो आपका इंक्रीज होगा, या प्रकाश वैद्युत धारा भी हम इसको बोलते हैं, या फोटो धारा भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं शॉर्ट में। सेकंड, ठीक है, धातु की सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण, गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। आवृत्ति के समानुपाती होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है? यह आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। मतलब सतह से जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित हो रहे हैं
उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, वो किस पर निर्भर करता है, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसकी आवृत्ति, जो विकिरण उस पर इंसिडेंट हुआ है उस विकिरण के आवृत्ति पर यह निर्भर करेगा और उसकी प्रोपोर्शनल होता है। मींस के मैक्स जो है आपका, के मैक्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, मतलब के मैक्स जो है वो न्यू के क्या होता है भाई, प्रोपोर्शनल होगा, आवृत्ति के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक हो गया, क्लियर है। तो ये तो हमारे दो नियम। तीसरा नियम, आपतित फोटोन की आवृत्ति, आपतित फोटोन की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना घटित नहीं होगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। दहली आवृत्ति कहते हैं, ये तीसरा नियम है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड लॉ हो गया कि आपतित फोटोन की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना घटित नहीं होगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति बोलते हैं। तो आपतित फोटोनों की जो आवृत्ति है वो इस दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। अगर दहली आवृत्ति से अधिक नहीं होता है तो ये फोटो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित नहीं करेगा, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना है वो घटित नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया नियम नंबर 3। अच्छा, चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक तात्क्षणिक घटना है, अर्थात धातु के सतह पर जैसे ही प्रकाश आपतित होता है, धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश आपतित होता है वैसे ही धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो जैसे ही धातु की सतह पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट होंगे, सॉरी फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, वैसे ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है वो तात्क्षणिक घटना है, मतलब टाइम लैग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, टाइम लैप्स जो है यहाँ पे क्या होगा भाई, 0 होगा। तो घटना जो है वो हमारा तात्क्षणिक है। ठीक, तो ये हमारे 4 नियम हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 4 नियम हैं। इन 4 नियमों को जो है आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है और इसको लिख के आना एज इट इज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया है। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन है। डेफिनेटली अगर आप चारों नियम लिख के आते हैं तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। 1-2 नियम अगर आपको याद रहता है तो 1-2 नियम भी लिख सकते हैं, बट जितना लिखेंगे उतना ही आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रश्न है द्रव्य तरंगे क्या है, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए। ठीक, या डी ब्रोगली तरंगे क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक
लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन 2017 में भी आया है, 18 में भी आया है, 22 में, 24 में आया है, 20 में भी आया है, 19 में भी आया है क्वेश्चन। ठीक, तो 17, 18, 19, 20, 22 और 24 में ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका रिपीट हुआ है। तो सिंपल, सबसे पहले हम द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगों की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे, डी ब्रॉगली तरंगे। ठीक है, डी ब्रॉगली तरंगे या जो आपका क्या कहते हैं द्रव्य तरंगे क्या है, तो जब कोई द्रव्य कण जैसे क्या हो गए भाई, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल्स हो गए, बीटा कण हो गए, तो ये सभी कण जब एक उच्च वेग से गति करते हैं तो ये अपने साथ साथ एक तरंग प्रकृति को भी क्या करता है, ये कैरी करता है अपने साथ। ठीक, तो ये कण जो है वो कण की प्रकृति के साथ साथ ये तरंग प्रकृति को भी क्या करता है, तरंग प्रकृति को भी ये शो करता है, तरंग प्रकृति को भी ये निरूपित करता है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन अपने साथ जो वेव्स कैरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ जो वेव्स कैरी कर रहा है, उस वेव्स को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं बेटा, डी ब्रॉगली वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डी ब्रॉगली वेव्स बोला जाता है, या डी ब्रॉगली वेव्स को हम मैटर वेव्स भी बोलते हैं, द्रव्य तरंगे भी हम इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे भी कहा जाता है। तो इसकी सिंपल सा हमें क्या करना है बेटा, डेफिनेशंस लिखना है। सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे हम, डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक, क्या लिखा जाएगा डेफिनेशंस, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे डेफिनेशंस का, सिंपल सा डेफिनेशंस लिखा जाएगा, जब कोई कण उच्च वेग से गति करता है, उच्च वेग से गति करता है, तो उस कण के साथ एक तरंग संबद्ध होता है, जिसे द्रव्य या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक द्रव्य या डी ब्रॉगली तरंग होता है कि अगर कोई भी कण उच्च वेग से गति करता है तो वो अपने साथ एक तरंग को संबद्ध करता है, एक तरंग को कैरी फॉरवर्ड्स करता है, वो एसोसिएट करता है एक वेव्स। ठीक, उस वेव्स को हम सिंपली क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेव्स बोला जाएगा, या हमारा क्या बोला जाएगा, द्रव्य तरंगे बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है यहाँ पे द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। क्या लिख रहे हैं, तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखना है। तो तरंगदैर्घ्य का सूत्र जो है, तरंगदैर्घ्य का सूत्र, देखो तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्डा इज इक्वल टू होता है बेटा h अपॉन पी। क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। इसको डी ब्रॉगली इक्वेशंस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम, डी ब्रॉगली इक्वेशंस, h अपॉन पी। h यहाँ पे प्लैंक नियतांक है, h हमारा क्या है, ये प्लैंक नियतांक है, और इसका वैल्यू था 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और P यहाँ पे भाई संवेग है। P क्या है, संवेग। इसको हम mv भी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लैम्डा को हम लिख सकते हैं दैट इज h अपॉन m इंटू वी भी लिखा जा सकता है, और इसको h अपॉन 1 अपॉन
√2m के भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये सारे इक्वेशंस इसके हैं, डी ब्रोगलीस के इक्वेशन हैं। ठीक, पी दे रखा है तो पी के टर्म्स में लिख देंगे, मास वेलोसिटी दे रखा है तो मास वेलोसिटी के टर्म में लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे के जो है बेटा ये गतिज ऊर्जा है। क्या है ये गतिज ऊर्जा है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक हो गया, क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखिएगा इसको। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था शायद। ठीक, 1 नंबर आपका डी ब्रोगली का मिल जाएगा, 1 नंबर आपका जो है इसके इक्वेशंस का मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन की समीकरण की स्थापना कीजिए। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण की स्थापना कीजिए। ठीक, समीकरण की स्थापना करना है। 2014, 16, 17, 18, 19 और 20 में क्वेश्चन ये आया हुआ है और 2025 में ये क्वेश्चन से रिपीट होने जा रहा है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने जा रहा है। तो देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को ड्राइव करेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई फोटोन मेटल के सरफेस पे इंसिडेंट होता है, आपतित होता है, तो फोटोन क्या करता है? अपनी ऊर्जा को 2 पार्ट में यूटिलाइज करता है। अपने कुछ एनर्जी को यूज करता है वो वर्क फंक्शन के रूप में, और बचा हुआ एनर्जी जो है वो यूज करता है किसके फॉर्म में? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे कि धातु की सतह पर आपतित फोटोन अपनी ऊर्जा hν को 2 भागों में उपयोग करता है। फर्स्ट, एक आपका कार्यफलन के रूप में, और दूसरा आपका यूज करता है ये गतिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में। एक तो कार्यफलन के रूप में, दूसरा इसका गतिज ऊर्जा के रूप में यूटिलाइजेशन होता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा। नाउ तो फोटोन की ऊर्जा बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये मैक्सिमम लेंगे। हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अधिकतम गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन। ठीक, अच्छा फोटोन की एनर्जी कितना भाई? फोटोन की एनर्जी होता है hν। ठीक, काइनेटिक एनर्जी दैट इज द kmax, और वर्क फंक्शन हो गया आपका फाई, या W भी आप लिख सकते हैं, kmax लिख दीजिए या फाई लिख दीजिए। देखो जब आपका क्या होगा बेटा, जब न्यू जो है वो किसके इक्वल होगा? न्यू नॉट के इक्वल होगा। न्यू नॉट क्या यहाँ पे? दहली आवृत्ति है। न्यू नॉट क्या भाई यहाँ पे? दहली आवृत्ति। जब आपतित फोटोन की जो आवृत्ति है अगर ये दहली आवृत्ति के बराबर है तो उस केस में केवल इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होकर मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा, उसके काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो इस केस में तो kmax क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। kmax यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो न्यू की जगह न्यू नॉट लिख देंगे, तो hν0 इज इक्वल टू 0 प्लस फाई, तो यहाँ से फाई हो जाएगा बेटा, दैट इज hν0। इसको क्या बोलेंगे? दैट इज द वर्क फंक्शन फाई, hν0। इसका वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर इसका वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 में अगर इसका यूज करते हैं तो hν0 इज इक्वल टू 0, सॉरी समीकरण 1 से hν इज इक्वल टू दैट इज kmax प्लस hν0, kmax प्लस hν0। वर्क फंक्शन को हम hν0 से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो यहाँ से kmax हो जाएगा बेटा, kmax दैट इज इक्वल टू hν माइनस hν0, तो यहाँ से हमारा h कॉमन आ जाएगा, तो न्यू माइनस ν0 हो जाएगा इक्वेशन। ठीक, और kmax को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ m v max का स्क्वायर,
क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ वी मैक्स का स्क्वायर। यही जो है आइंस्टाइन का क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ठीक है, दैट इज द फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सिंपल। एक पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि फोटोन अपनी एनर्जी को दो पार्ट में यूटिलाइज करेगा, एक वो यूज करेगा वर्क फंक्शन के फॉर्म में, दूसरा यूज करेगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो फोटोन की ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा प्लस किसके बराबर हो जाएगा, कार्यफलन के बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाइव। तो जस्ट यहाँ से आप जब न्यू नॉट के इक्वल होगा तो के मैक्स जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, ये याद रखिएगा। ठीक, के मैक्स का वैल्यू जीरो रखें, यहाँ पे से हम फाइव का वैल्यू निकालेंगे, फाइव का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस एच न्यू नॉट। तो यहाँ से हमारा के मैक्स आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक, तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2 m वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और इसी को हम बोलते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। और इसी समीकरण के आधार पर आइंस्टीन ने बहुत अच्छे तरीके से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करा था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इनकी कमियों का उल्लेख कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या क्या उनके पोस्टुलेट्स थे वो लिख देते, अभिकृतियां क्या क्या हैं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक, देखो एटम चैप्टर पे भी बेटा मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड कर रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाओ जाके वन शॉट वीडियो में देखें, तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो वो वन शॉट वीडियो के अंदर मिलेगा। यहाँ पे बस मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि क्वेश्चंस में लिखना कितना है और क्या क्या लिखना है। ठीक, अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी तो कोई बात नहीं। ठीक, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है एटॉमिक मॉडल जो है रदरफोर्ड का, उसमें पहला पोस्टुलेट ये दिया गया था, रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम का जो संपूर्ण द्रव्यमान है और संपूर्ण आवेश जो है उसके केंद्र पर निहित है, और उस केंद्र को उन्होंने नाम दिया नाभिक। क्या नाम दिया, नाभिक का नाम दिया। ठीक, तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा आवेश उसके केंद्र पर निहित है। केंद्र पर निहित है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। तो सबसे पहला यहां पे पोस्टुलेट से आता है इसका कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा आवेश उसके केंद्र पर निहित है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है। नाउ नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। विभिन्न कक्षकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक, कौन कौन से कक्षकों में घूमेंगे इसकी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। जितने भी पॉसिबल ऑर्बिट्स होते हैं सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमण
करते हैं। ठीक, तो जैसे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, वैसे ही नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक, तो कक्षकों, विभिन्न वृत्ताकार कक्षकों में, यहां पे लिख देना विभिन्न, एक टर्म से ऐड कर देना यहां पे, वृत्ताकार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। वृत्ताकार कक्षकों में, वृत्ताकार कक्षकों में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल। ठीक, वृत्ताकार कक्षों में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन का आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाला विद्युत आकर्षण बल प्रदान करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किस में घूम रहे भाई, वृत्ताकार कक्षकों में घूम रहे, और वृत्ताकार कक्षकों में घूमने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए अभिकेंद्र बल। और ये जो अभिकेंद्र बल है कौन प्रदान करेगा इसको, तो ये अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, ये आकर्षण बल इनको क्या प्रदान करेगा, इनको ये प्रदान करेगा अभिकेंद्र बल। और इस अभिकेंद्र बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न कक्षकों में क्या कर पाएंगे भाई, घूम पाएंगे। क्या कर पाएंगे, घूम पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक, तो ये तो हो गए इसके पोस्टुलेट्स। क्या होगा भाई, पोस्टुलेट्स। हमें इसके कमियों का उल्लेख करना है। किसका उल्लेख करना भाई, कमियों का उल्लेख करना है। ठीक, और एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। मतलब एटम जो है वो अंदर से क्या भाई, खाली है, खोखला है। ठीक, तो अधिकांश पर भाग जो है वो आपका खोखला है। नेक्स्ट, कमियों की अगर हम बात करते हैं, कमियां क्या है, कमियां। ठीक, सुनो, कमियों की अगर हम बात करते हैं तो कमियों में सबसे पहला कमी आता है, ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। पहला, परमाणु के स्थायित्व, स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए। ठीक है, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए। किस तरीके से, तो उन्होंने कहा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जैसे इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका न्यूक्लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमता है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो गति है वो त्वरित गति है, और ये त्वरित गति करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूअसली सतत रूप से क्या करेगा, ये अपनी ऊर्जा को रेडिएट करेगा, ये अपनी एनर्जी को उत्सर्जित करेगा। किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अगर ये अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो कक्षक है, इस कक्षक की जो त्रिज्या है, ये समय के साथ क्या होता रहेगा, ये छोटा होता रहेगा, और धीरे धीरे ये छोटे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा ये घूमते घूमते जाके ये नाभिक में गिर जाएगा। क्या जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेगा, परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व निपट जाएगा। इसका मतलब एटम स्टेबल नहीं है, बट
एक्चुअल में क्या होता है, एटम बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एटम स्टेबल नहीं होता तो ये पूरा यूनिवर्स स्टेबल नहीं होता। तो ये एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड ने कि परमाणु स्थायी क्यों है, एटम स्टेबल क्यों है, उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बाद में इसको बोहर ने एक्सप्लेन किया था, बोहर के क्वांटम थियरी में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दूसरा जो कमी है यह है हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए। ठीक है, तो ये एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों रिलीज हो रहा है। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अगर ये कंटिन्यूअस एनर्जी को रिलीज कर रहा है तो जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। बट जब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होता है, स्पेक्ट्रम जो है डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। जब स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट फॉर्म में है तो स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट फॉर्म में क्यों है, तो उसको ये हाइड्रोजन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो ये मेनली इसके दो ड्रॉबैक्स है, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। इसके अलावा हमारे पास अभी भी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी रात के बज चुके हैं 1:30 हो चुका है आज। ठीक, तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, बेटा, इसके अलावा हमारे पास करीब 8-10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर, ये 3 चैप्टर्स के बचे हुए हैं। चैप्टर नंबर आपका 12, 13 एंड 14, ये 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। करीब 6-7 क्वेश्चंस बचे हुए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन सारे क्वेश्चंस को बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।